390 करोड़ की दुल्हन। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी। इस एकादशी के बाद से ही विवाह और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक शहर में बारात आई, वो भी 120 गाड़ियों में भरकर। स्टीकर लगे थे राहुल वेड्स अंजलि और बारातियों का इरादा भी पक्का था, दुल्हन हम ले जाएंगे। बारात की गाड़ियों के काफिले ने जब शहर में एंट्री ली तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगा। आखिर शादी की किसे इतनी जल्दी है कि वो सावन में ही बारात लेकर आ गया। लेकिन जब इन बारातियों का राज खुला तो लोगों के होश उड़ गए। 260 बाराती, 120 गाड़ियों का बेड़ा। सावन में बारात, ये कौन है एड़ा? राहुल वेड्स अंजलि के लगे थे स्टीकर। बारात की शानदार एंट्री, चौंक गया शहर। ठान लिया था दुल्हन हम ले जाएंगे। कमाल ऐसा कि हर जगह छा जाएंगे। सात दिनों तक शादी रही पर्दापोश। राज खुला तो उड़ गए सबके होश। दहेज ऐसा कि गिनती हुई मुश्किल। हीरे जवाहरात सब मिले बिना बिल। देते जाओ ना कोई परहेज। होते होते हो गया 390 करोड़ का दहेज। जी हां, तो अब खबर की असलियत पर आते हैं और इस फिल्मी स्टाइल की आईटी रेड की असली कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र के जालना में जो बाराती आए थे वो दरअसल इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी थे और दुल्हन दर हकीकत वो कारोबारी थे जो इनकम टैक्स के रडार पर थे। पुख्ता इनपुट था कि इनके पास करोड़ों का काला धन है और 7 से 8 दिनों तक चली इस रेड में यह सच भी साबित हो गया। जब रुपए निकले तो देखने वालों के होश उड़ गए। $390 करोड़ के अवैध धन का खजाना। गिनते गिनते लोगों के हाथ थक गए। गिनने में मशीनों को 13 घंटे लग गए। घर में जमा कर रखे थे कैश में 58 करोड़। 32 किलो सोना देखकर भी चौंके लोग। हीरे मोती सोना चांदी के थे जेवरात। जालना में काले धन का महाजाल। ना आरबीआई का छापाखाना नहीं है। चिल्ड्रन बैंक के नाम से बच्चों के खेलने वाला नोट भी नहीं है। टेबल कुर्सी कंप्यूटर प्रिंटर नोट गिनने की मशीन। इन तस्वीरों और नोटों की गड्डियां देखकर आप इस गलत फहमी में भी ना रहें कि ये कोई निजी या सरकारी बैंक है। बल्कि ये बेनामी संपत्ति है जिसे दूसरे शब्दों में काला धन भी कह सकते हैं। ये महाराष्ट्र के जालना में स्टील कारोबारी, कपड़ा व्यापारी
और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां से इनकम टैक्स की रेड के दौरान बरामद हुई है। घर और कारखाने में छापेमारी हुई तो 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई। इनमें 58 करोड़ तो सिर्फ नकद मिले हैं, जिसे गिनने में भी 13 घंटे लग गए। तस्वीरें देखिए, हर हिस्से में नोटों की गड्डियां ही नजर आ रही हैं और बाकायदा टेबल लगाए गए हैं। 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं और नोटों की गिनती चल रही है। और फिर गिन गिन कर इन गड्डियों को सजाया गया तो 58 करोड़ रुपए का हिसाब सामने आया। यही नहीं, छापेमारी में 32 से 50 किलो सोना, हीरे मोती के जेवरात और कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं, जिनकी कुल कीमत 390 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 1 से 8 अगस्त के बीच ये कार्रवाई हुई। आयकर विभाग के नासिक ब्रांच ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें राज्य भर के 260 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। 120 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था और ये सब अधिकारी 5 टीम में बटे थे। रेड की भी अपनी अलग ही कहानी है, जिसे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था। स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जालना के एमआईडीसी में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। तकरीबन 8 दिनों तक यह छापेमारी की कार्रवाई चली। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही है वो SRJ पिट्टी स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसी कंपनी से आयकर विभाग ने अपनी छापेमारी की कार्रवाई का आगाज किया था। इस कंपनी के साथ साथ 2 अन्य कंपनियों में भी आयकर विभाग ने छापे डाली। साथ ही साथ 2 निजी साहूकारों के दफ्तरों पर भी छापेमारी कर दफ्तरों को सील किया गया। इस कार्रवाई में 390 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जिसमें 50 किलो से अधिक का सोना और हीरे के जवाहरात होने की भी जानकारी हाथ लगी है। इस मामले में आयकर विभाग अब क्या कार्रवाई करता है, यह देखना अब काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए विजय कमले पाटिल, जालना। बाराती बनकर आए आईटी अधिकारियों की इस रेड की पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई, फिर 120 से ज्यादा गाड़ियां हायर हुई। इन गाड़ियों को कई ग्रुप्स में बांटा गया, लेकिन सबकी मंजिल थी जालना। लोगों को इस रेड की भनक भी ना लगे, इसके लिए बाकायदा 2 कोड, दुल्हन हम ले जाएंगे और राहुल वेड्स अंजलि तैयार किए गए। इसके बाद स्टिकर लगी कार में आईटी अधिकारी रेड के लिए पहुंचे। जालना में अवैध धन का मकर जाल, शिकार करने आईटी ने बिछाया फिर जाल। रेड डालने बनकर आए थे बाराती। रेड के लिए जारी हुआ था कोड वर्ड, दुल्हन हम ले जाएंगे था कोड वर्ड। राहुल वेड्स अंजलि भी रेड का था कोड। ये जो नोटों का पहाड़ देख रहे हैं आप, इसके पीछे की कहानी भी पूरी फिल्मी है। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का जो सच दुनिया के सामने आया है, इस रेड की स्क्रिप्ट भी इनकम टैक्स विभाग ने फिल्मी अंदाज में तैयार की थी। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए 8 दिन तक चले इस रेड की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन रडार पर थे। जिनके यहां रेड हुई उनमें 2 स्टील कंपनी के मालिक और 2 प्राइवेट फाइनेंसर हैं। 1 अगस्त को इस रेड की शुरुआत हुई और 8 अगस्त तक लगातार सर्च और रेड होती रही। लगभग 100 से 120 गाड़ियां निजी तौर पर हायर की गईं और रेड में कुछ सरकारी गाड़ियां भी शामिल थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी
कि राहुल विट्स अंजलि वाली इसी तरह की कार में सवार होकर इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी बाराती बनकर रेड डालने पहुंचे थे। लेकिन मुश्किल था कि इस रेड को अंजाम कैसे दिया जाए। इसके लिए नासिक इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को नासिक बुलाया। लेकिन रेड से पहले उन्हें भी कोई सूचना नहीं दी गई। रेड में 100 से 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना था। चुनौती यह थी कि सारी गाड़ियां नासिक से ही निकले, लेकिन इन गाड़ियों की पहचान कैसे हो और किसी बाहरी को इसकी भनक तक न लगी। इसके लिए कोडवर्ड की कहानी बनाई गई। पहला कोडवर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे और दूसरा कोडवर्ड था राहुल विट्स अंजलि। चूंकि सैकड़ों गाड़ियां थी, इसलिए इनकी पहचान आसान नहीं थी। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी, साथ ही जिस जगह पर रेड हो रही थी उस जगह पर भी किसी को इसकी भनक न लगे, इसका भी ख्याल रखना था। सभी गाड़ियों को 10 से 12 गाड़ियों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और फिर काफिला जालना के लिए 31 जुलाई की रात को ही निकल गया और 1 अगस्त को दोपहर को पहली रेड हुई। लेकिन घर में सर्च में अधिकारियों को करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज तो मिले, आभूषण भी मिले, लेकिन नकदी को लेकर इन्हें जो स्पेसिफिक इनपुट था वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों को यह यकीन था कि खबर पुख्ता है। हालांकि पूछताछ और बाकी सभी के दफ्तर और फार्म हाउस की जानकारी खंगाली गई, वहां भी रेड की गई। दफ्तर से भी ज्यादातर दस्तावेज ही मिले, नकदी नहीं। जिसके बाद एक फार्म हाउस की जानकारी पता चली जो शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर था। फार्म हाउस में सर्च शुरू हुआ तो एक कबर्ड नजर आया जिसमें बिस्तर मोड़ मोड़ कर रखे गए थे। जब इन बिस्तरों को निकाला गया तो बिस्तर के अंदर नोटों के बंडल मिले और अधिकारियों की आंखों में इन गड्डियों को देखकर पहली बार चमक आई। इसके अलावा 35 थैलियां मिली जिनमें नोटों के बंडल थे। कई थैलियों को सील पैक करके रखा गया था। आईटी को शक है कि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी थी। और मुमकिन है कि काफी नकदी कहीं शिफ्ट भी की गई हो। ये थैलियां कपड़े की बनी हुई थी जिनमें नकदी मिली। इसके बाद इन्हें जालना के स्टेट बैंक में लाया गया। अलग अलग ब्रांच से 12 नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई और काउंटिंग शुरू हुई। तो बस घंटे बीतते गए। पूरे 13 से 14 घंटे तक ये काउंटिंग चलती रही। इस तरह से अभी तक 390 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाबी संपत्ति और 58 करोड़ कैश और लगभग 32 किलो सोने चांदी और हीरे मोती के आभूषण मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये वक्त ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है और यही वजह है कि प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस न केवल बैठकें कर रहे हैं बल्कि बड़े फैसले ले रहे हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 52 जिलों के प्रभारियों की नियुक्ति की और ये केवल प्रभारी नहीं है बल्कि इन्हें जिला अध्यक्ष के समान पावर के अलावा 23 तक के विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी भी
ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी नेताओं की मुलाकातों का निचोड़ अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लगभग 1.25 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दलों की सक्रियता बताती है फील्डिंग अभी से जमनी शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 52 जिलों के नए प्रभारी नियुक्त कर दिए। केवल प्रभारी ही नहीं बनाए गए, बल्कि जिला अध्यक्ष के बराबर इन्हें पावर भी दे दी गई। भूमिका ऐसे समझिए कि जिले में कांग्रेस के संगठन और दूसरी एक्टिविटीज के बीच समन्वय का काम इन्हीं के जिम्मे होगा। इस बड़े फेरबदल में सबसे चौंकाने वाली नियुक्ति छिंदवाड़ा की, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक साथ 3 प्रभारियों को तैनात कर दिया। हालांकि कांग्रेस का दावा कि तैयारियां तो पिछले 6 महीने पहले से चल रही हैं। 2023 की तैयारियां तो कमलनाथ जी 6 महीने से कर रहे हैं और लगातार निरंतर बैठ के ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो है नगर निगम और जो स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के से जनता का जो है मोह भंग हुआ है। और अभी जो इसी कड़ी में, इसी तैयारी की निरंतरता में जो प्रभार क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रवास करने का निर्देश दिया जा रहा है। वो लगातार प्रवास करेंगे और उसकी जानकारियां अध्यक्ष जी को निरंतर दी जाएंगी। इधर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों से जुड़ी बैठकें कर रहे हैं। तो बीजेपी का चुनावी तैयारियों पर रिएक्शन कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत आगे है। विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने का जहां तक मसला है तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी चुनौतीपूर्ण सीटों पर पहले ही तैयारी कर चुकी है, प्रभारी बना चुकी है। हमने बूथ को मजबूत करने के लिए तमाम समितियों के न केवल डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है, लगातार उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए तैयारियों के मामले में कांग्रेस बहुत पीछे है। अभी तो कांग्रेस के अंदर और भी हड़कंप होना बाकी है। कांग्रेस में 2023 के लिए बेहतर उम्मीदवार का चयन, संगठन के लोगों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी इन्हीं जिला प्रभारियों के जिम्मे होगी और हर 10 दिन में पीसीसी को ये रिपोर्ट करेंगे। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये कसावट जरूरी भी है। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष के ये फैसले बताते हैं पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन सवाल, जिला प्रभारियों को जिला अध्यक्ष के बराबर ताकत देना, क्या कांग्रेस अध्यक्ष संगठन के काम से संतुष्ट नहीं थे? अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी मैराथन बैठकों में क्या चुनावी रणनीति तैयार करती है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पर इन दिनों स्वास्थ्य संकट है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के खतरों के बीच छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू और डेंगू ने दस्तक दे दी है, वो भी जानलेवा रूप अख्तियार कर। दुर्ग और जगदलपुर में डेंगू का सबसे ज्यादा डंक देखने को मिला, जबकि राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में स्वाइन फ्लू फैल रहा है। मौसमी बीमारी है जान पर भारी। डेंगू से लड़ने की कितनी तैयारी। स्वाइन फ्लू भी अब फैल रहा है, लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। स्वाइन फ्लू और डेंगू डरा रहा है। कोरोना के साथ 2 और डंक। छत्तीसगढ़ पर डबल अटैक। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, मॉनसून में इसका हमला और घातक हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खतरा सिर्फ इतना भर ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून के साथ मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है और अब ये जानलेवा बनती जा रही हैं। स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को स्वाइन फ्लू से दुर्ग और बालोद के मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बीच रायपुर में स्वाइन फ्लू का एक नया केस मिला है। इस तरह स्वाइन फ्लू के अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं। भिलाई में लगातार मिल रहे डेंगू के मरीजों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को भिलाई में डेंगू के 3 और संदिग्ध मरीज मिले थे।
इससे पहले भी डेंगू के 4 कंफर्म केस मिल चुके हैं और अब ये संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। डेंगू के लगातार आ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इधर बस्तर में डेंगू ने तांडव मचा रखा है। यहाँ डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के 48 वार्ड में डेंगू का कहर है। दवा छिड़काव के बाद भी डेंगू के मामले काबू में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे कुल 48 वार्ड है और उन सभी 48 वार्डों के लिए हमने 48 टीमों का गठन किया है जो अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं और वहाँ पे उनके जो सोर्स आइडेंटिफिकेशन और जो सोर्स रिडक्शन का कार्य है वो इन टीम के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक हमारे साथ में स्वास्थ्य की जो अमले रहते हैं वो भी इस टीम के एक सदस्य हैं और वो जाकर देखते हैं कि कहाँ कोई अगर कोई सिम्टम है या क्या है कि ताकि उसको हम सही तरीके से जांच कर सके और हम रेफरल केसेस भी कर सके। अभी वर्तमान में हमारा प्रयास ये है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो जाकर कहीं से दवाई लेने के बजाय वो हमारे पास में आए और उसे टेस्ट करा लें कि ताकि एक बार जब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कर ले तो उसका विधिवत जो उपचार है वो हम प्रदान कर सके और उसको जो सही जो उपचार के लिए जो सलाह होती है वो हम सलाह दे सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डेंगू और स्वाइन फ्लू के बढ़ते डंक ने स्वास्थ्य विभाग को चिंतित कर दिया है। त्योहारी मौसम में संक्रमण के बढ़ने की और आशंका है। साथ ही डेंगू और स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।